हाय, आप देखना शुरू कर चुके हो नवाक्स इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में अपना कॉन्सेप्ट आज शुरू होगा एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें किसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने और लाने चाहिए थे, उस टाइप के क्वेश्चन। इससे कंफ्यूज मत हो ना। एग्ज़ाम बेस्ड मतलब ये नहीं कि पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट है एग्जाम बेस्ड। जैसे पिछला कॉन्सेप्ट कौन सा था अपना, इलेक्शन बेस्ड था ना, उसमें इलेक्शन के सवाल थे। वैसे इसमें होंगे अपने एग्जाम के सवाल। और पिछले इलेक्शन वाले में अपने एक आधा क्वेश्चन रह भी गया था, वो भी मैं करवा दूंगा। वो अपना ख़त्म हो गया लगभग, वो आप सीख रहे हो। और आप देखो, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उनको मैं बता देता हूँ कि हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक का बैच डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जितना भी अर्थमेटिक में जितना भी आप जानते हो या फिर जितना भी आप जानना चाहते हो, वो सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज। देखो, एक तो मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ जिसको आप गांठ बांध लेना, कि यूट्यूब पे मैथ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। कैसे? कोई भी आके रील बना के आपको डिस्टर्ब कर रहा है और रील बना बना के कुछ भी डाल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहीं पे देखो, लेकिन आप ना एक जगह स्टिक हो जाओ। आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहीं स्टिक हो जाओ और वहीं से पढ़ो, ऐसे इधर उधर भटको मत। क्योंकि ये अभी देखो, जीएस रीजनिंग वगैरह के आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, लेकिन मैथ के भड़काने वाले भटकाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसका रीज़न ये है ना, कोई भी आके बता रहा है, कोई भी आके आपको कुछ भी बता रहा है रील्स में। अब रील्स में आप परसेंटेज पढ़ के थोड़ी निकल लोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो अपना चैनल में आपको बता देता हूँ, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि अपने चैनल पे फालतू की बकवासबाजी होती नहीं है। हम तरीके से चलते हैं। देखो, कितने दिन से मैंने एक टॉपिक लेके रखा है, मैंने आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ा, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं ना। अगर मुझे सिर्फ रील्स बना के उसी तरीके से पढ़ाना होता तो मैं एक ही टॉपिक थोड़ी लेके बैठता, आपको दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कितने सारे टॉपिक एक साथ खोल के बैठ जाता। लेकिन नहीं, परसेंटेज टॉपिक चलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा। तो ये था नए बच्चों के लिए इंट्रो। तो अब अपन आते हैं अपने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको कल की क्लास का रहा हुआ एक क्वेश्चन बता देता हूं, देखना। यही था, सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए। यही था अपना सवाल। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए। वहाँ केवल 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। जैसा कि अपने पहले क्वेश्चंस में चल रहा है, ए और बी 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार बी को ए के मुकाबले 25% कम वोट मिले। उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिलने थे। यदि उस समाज में 20,000 सदस्य हैं तो ए को कितने वोट मिलेंगे। देखो, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा लेवल वाला क्वेश्चन लग रहा होगा ना, एकदम झंडू सा क्वेश्चन है। देखना, मैं आपको बताता हूँ, मैं बोलता हूँ ना इतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूं। केवल 2 उम्मीदवार है, ए एंड बी। देखना कितनी जल्दी होता है क्वेश्चन। उम्मीदवार बी को ए के मुकाबले 25% वोट ज्यादा मिलते हैं। मतलब अगर इसको 100 मिले होंगे तो इसको 75 मिले होंगे। इस तरीके से देख लो, ए के मुकाबले बी को 75, तो कितना 25 थी 75, 25 ओके 100, 4:3। मतलब अगर इसको 4 अक्स मिला है तो इसको कितना मिला होगा, 3 अक्स। समझ गए? अपन रेशियो में जब चलते हैं, अगर आपने रेशियो टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तब तो आप ये चीज़ समझ जाओगे कि मैं इसके साथ अक्स लगा सकता हूँ। इसको डिटेल में समझाने में नहीं जाऊँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्लास अलग होती है। अगर आपको वो डिटेल्स नहीं पता है तो आप एक बार यहाँ पे इस चीज़ को देख लो कि जब अनुपात दिए हुए होते हैं तो उसके साथ कुछ एक संख्या होती है जो दोनों साइड समान होती है। देखो, जैसे 4 है, इसी से समझ जाओगे 4:3 है, ये तो मेरा अनुपात है। लेकिन ये कितने से बराबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 से। 25 चौके 100, 25 से 75, तो वो 25 जो था वो अक्स था ना। उसी तरीके से मुझे नहीं पता, ये तो मैंने 100 माना है, एक्चुअल में क्या है अक्स की वैल्यू वो मुझे नहीं पता। तो एक्चुअल में वो क्या होगी वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अब आओ,
अब क्वेश्चन में क्या है, ए के मुकाबले 25% कम वोट मिले, वो मैंने बता दिया आपको। बी को मिले हैं उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार बी को मिले थे। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो वोट मिले हैं बी को, उतने ही वोट वो थे जो वोट नहीं डाल रहे थे, जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो टोटल कितने हो गए, 4 अक्ष इसके पास, 3 अक्ष इसके पास और 3 अक्ष वो जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 और 3 10। तो टोटल कितने हैं, 10 अक्ष। अब क्या पूछ रहा है मेरे से ये, यदि उस समाज में 20,000 सदस्य हैं तो ए को कितने वोट मिले। मतलब ये जो 10 अक्ष है वो कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर। बस कितना, मैंने बोला ना बहुत झंडू सा सवाल है। अगर आपने पिछले सवाल किए हैं तो ये बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन क्या करूं, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में तो आपको बताने होंगे। इजी से इजी, हार्ड से हार्ड सवाल तो मैं बताता हूं आपको। बस 10 अक्ष की वैल्यू है 20,000, तो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 बटे 10। यही तो होगा। ये स्टेप मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखी है। मैं डायरेक्ट भी ऐसे काट सकता हूं। देखो अब धीरे धीरे मैं स्टेप्स छोड़ूंगा, धीरे धीरे ये वाली स्टेप्स में छोड़ूंगा। अब कोई अपन 5वीं 7वीं क्लास में थोड़ी होमवर्क थोड़ी कर रहे हैं जो मैं सारी स्टेप आपको लिखूंगा। आप भी लिखोगे तो इसमें टाइम आपका ही वेस्ट होगा। डायरेक्ट ही काट दो, 10 से 10 कट गए तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये स्टेप मुझे लिखनी नहीं पड़ी ना। अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अगर अक्ष की वैल्यू 2000 है तो ए की वैल्यू मेरे को बताया 4 अक्ष है, तो मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 गुणा 2000, फिर से स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8 हजार, तो 8000 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। हर पॉसिबल सवाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, हर पॉसिबल सवाल। तो आप एक भी क्लास मिस मत करो। अगर एक दिन आधा दिन मैं बीच में नहीं रहा, इसका मतलब अपना बैच खत्म नहीं हुआ। एक आधा दिन मैं आगे पीछे कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं। अगर किसी दिन अपनी क्लास आपके पास नहीं पहुंच पाई, उस दिन आप रिवाइज करो। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में होता है। और आप लोग अगर क्लास को शेयर करते हो और बहुत सारे बच्चे अपने पास हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो क्या है, आप लोग भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे। प्रेशर डालो ताकि मैं एक भी क्लास मिस ना करूं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास मिस नहीं कर सकता कभी, बच्चे पूछने लग जाते हैं, बच्चे बोलते हैं सर कहाँ चले गए थे। तो वैसे ही आप मेरे से सामने से सवाल किया करो, मेरे से जुड़े हुए रहा करो, रेगुलर बातचीत किया करो। ये सवाल तो हो गया, इसको उतारने की ज़रूरत है। फ़ोटो खींच लो इसकी फटाफट से, ये लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मेरे टाइप पे, मेरे कॉन्सेप्ट पे। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, आज शुरू करने वाला हूँ, ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। चलो आ जाओ फिर। तो अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये तो आपको दिख गया होगा, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अरे हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। खुद के पंखों पे भरोसे रखो। आओ फिर से, समझे मेरी बात, समझ गए मेरी बात। ये देखो मेरे सामने जब आती है, मुझे नहीं पता क्या होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे सच में नहीं पता होता है। ये अपने टाइपिस्ट लिखते हैं और मैं आपके सामने ये चीज़ मुझे बोलना ही पड़ता है, सामने आ गई तो आप इस चीज़ को समझो। देखो मैं फिर से बोल के बताता हूँ आपको, हालांकि आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन एक सेकंड, अगर ये ज़रूरी है तो मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। चलूँ फिर मैं आगे इस बात पे, इसी बात को मैं मद्देनज़र रखते हुए आगे चलता हूँ। आपके पंखों को तैयार करने का काम है मेरा, लेकिन उनको फिर रेगुलर टाइम टू टाइम मालिश करने का काम किसका है? आपका। वो पंख कमज़ोर नहीं होने चाहिए। वो पंख आपको दिशा कौन दिखाएगा? मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको दिशा हमेशा दिखाते चलता रहूँगा। सॉरी,
आपको दिशा दिखाते रहूँगा और आप कहीं नहीं अटकोगे अगर आप यहाँ पे शुरू से क्लास ले रहे हो तो। अब लापरवाही करोगे तो फिर उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। समझे मेरी बात को? आ जाओ फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। आज की क्लास का मेरा पहला सवाल ये है कि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। रवि स्कोर्स 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। मतलब वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है। देखो क्वेश्चन में ही आपका जवाब है, फटाफट से आपका जवाब आ जाएगा। 72% उसके अंक आ रहे हैं 72%। अगर ये 360 अंक है, मतलब 72% का मतलब क्या है 360। समझे? तो अधिकतम अंक कितने हैं? हो गया ना सवाल, आते ही तो हो गया। देखो ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा आंसर। अगर 72 का मान है 360 तो 1% का मान कितना हो जाएगा 360 बटे 72। ठीक है जी, काट लो इसको। 36 दूने 72, ये तो कितना हो गया 10। 36 दूने 72, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो ये तो कितना हो गया 5। 1% का मान है अगर 5, तो किसी भी एग्जाम में टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं ना। तो 100% का मान कितना आ जाएगा 500। ये मेरा आंसर है। ये लो, इतना इजी सवाल, इतना इजी सवाल है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, आते हैं एग्जाम में, इजी है, लेकिन एग्जाम में है मैं क्या करूँ, एग्जाम में आते हैं मैं क्या करूँ। ठीक है, तो फिर चलूँ मैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन मेरा हो गया, इसका आंसर आप कर लिए। आपको समझ आ रहा है, हर एक चीज़ समझ पा रहे हो। तो फिर चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन। चलो अब तो समझ गए ना एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। देखो इसमें भी एग्ज़ाम आएगी। एक छात्र को, देखो एक छात्र को पास होने के लिए, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना उसको, 33%। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है। 33% चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त कितना होता है जी 25%। फिर आगे चलो, वह 40 अंक से असफल होता है। मतलब अगर 25% आ रहे हैं, उसके 25% अंक आ रहे हैं, 40 अंक से फेल हो रहा है। अगर उसके 40 अंक और जुड़ जाते 25% में, अगर 25% में 40 अंक और जुड़ जाते तो वो सफल हो जाता। मतलब ये तो फेल हो रहा है, लेकिन मैं इसको पास करा देता हूँ। मेरे को पता होना चाहिए कि पास होने के लिए उसको कितने प्रतिशत अंक और चाहिए। तो कुल अंक क्या है, कुल अंक क्या है। तो ये 25 + 40 तो कितने के बराबर होगा 33% के बराबर होगा ना। खुद समझो, खुद का दिमाग एक्टिव करो, खुद समझो कि 25% में मैं 40 अंक और जोड़ता हूं तो उसके कितने अंक आते हैं 33%, और वो पास हो जाता है। और वो पास हो जाता है तो फिर बस कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। क्यों कुछ बचा ही नहीं है सवाल में? देखो कैसे, 40 इधर रख लेता हूं और 33% प्लस 25% इधर आ जाएगा। प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा या माइनस, माइनस हो जाएगा ना इधर आके। तो मैं इधर आके माइनस कर देता हूँ इसको। 33 में से 25 गए तो 5 और 3 8, तो 40 यूनिट का मान कितना 8%। 8% का मान है कितना 40। तो फिर काट दो इसको, 8 पंजे 40। 1% का मान कितना हो गया 5। 1% अगर उसके अंक आते हैं तो उसके अंक कितने आ रहे हैं 5। समझो बात को, अगर उसके 1% अंक आ रहे हैं तो उसके 5 अंक आ रहे हैं। तो उसके अगर 100% अंक आएंगे, अगर उसके 100% अंक आएंगे तो कितने आएंगे 500। मतलब ये क्या पूछ रहा है, कुल अंक कितने होंगे, तो कुल अंक आ जाएंगे 500। मेरा आंसर आ जाएगा 500। बहुत सरल है ना। लेकिन देखो इधर,
एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ बस, लेकिन आपको दिमाग थोड़ा लगाना होगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ रहे हो? एक छोटी सी बात जब मैं आपको बोलता हूँ तो वो समझते हो? चलूँ अगले क्वेश्चन पे? और अगर समझते हो तो एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, क्लास को आगे शेयर किया करो ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सके जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये सवाल आप देख पा रहे होंगे, आपको पता होगा इसमें क्या लिखा हुआ होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं सवाल, क्योंकि ज़रूरी होता है, सवाल पढ़ना ज़रूरी होता है। 140 प्रश्न, देखो ध्यान से, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80% प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं जी? 140। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको क्लियर दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ थोड़े छोटे लिखूँ ताकि आप सही से देख पाओ, ताकि बोर्ड मेरा पूरा ना भरे, इसलिए मैं चाहता हूँ छोटे लिखूँ। चलो आ जाओ फिर से, ये बातें आपको बताने की नहीं है। एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया, मतलब 140 में से उसने 70% का सही उत्तर दिया है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चलो। बाद में पहले 80 प्रश्नों में से 70 का सही उत्तर दिया। देखो ऐसे भी नहीं है, पहले 80 में से, पहले 80 प्रश्नों में से इनका 70%। ये देखो करेक्शन, ये है बात, ये है मुद्दे की बात। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? मतलब उसे 60% चाहिए, ये वाले, इसके 60% अंक चाहिए उसे। ये मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आगे जाके अपन कंफ्यूज ना हो। अब आओ, पूरा फोकस यहाँ, पूरा फोकस यहाँ। देखो बेटा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, मैं देखो मुझे यहाँ तक हाथ करना पड़ता है लिखने के लिए। रीज़न पता है आपको? ये एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसे भी खड़ा रहूँ ना तो आपको बोर्ड क्लियर दिखे। जितना मैं ऑफलाइन क्लास से सीख पाया हूँ, जितना मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को समझ पाया हूँ कि उनको बोर्ड दिखना ज़रूरी होता है, इसीलिए तो मैं खुद की हाइट ऊपर करके या फिर इसकी हाइट नीचे रख के मैं आपके यहाँ तक भी आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी बोर्ड कवर हो जाएगा। एक तो मैं थोड़ा हेल्दी भी हूँ, है ना, तो उससे और ज़्यादा कवर हो जाएगा। और आप समझते हो इस बात को, समझ रहे हो? दिख रहा है आपको? जितना हूँ उतना तो दिख रहा है ना, तो फिर इसमें क्या शर्माना। तो अब आते हैं बोर्ड पे, वापस बोर्ड पे आते हैं। यहाँ क्या था? 60%, तो 80 का 70। देखो क्वेश्चन में मैं इतना पॉज क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ें समझ पाओ। अब फिर से आओ, शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न। अब देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 80 का 70% कितना होता है। तो 80 का 70% होता है 8 सत्ते 56। तो ये अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, यही तो बोला है मेरे को क्वेश्चन में। शुरू के 80 प्रश्नों का 70% 56। कैसे? इजी है ये, देखो ये स्टेप बहुत इजी है। जैसे मान लो मुझे ऐसे है 50 का 60% निकालना है, आपको भी पता है, नीचे 2 जीरो है, तो सबसे पहले ऊपर की 2 जीरो काटो। तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, 6 पंजे 30। तो ये चीज़ दिमाग में करनी है, ये चीज़ दिमाग में ही करनी है। कैसे? देखो 70 का 80%, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई, वो 100 वाली 2 जीरो से बचा कितना? 8 सत्ते 56, तो 56 आ गया। तो ये चीज़ें होती है स्पीड बढ़ाने वाली, ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। तो अपनी स्पीड ऐसे ही इंक्रीज होगी दिमाग में सॉल्यूशन करोगे तो। अब ध्यान से, अब ध्यान लगाओ। 56 तो बेचारा ला रहा है, 56 नंबर तो वो ला रहा है, और उससे चाहिए 60%। 60% किसका? 140 का। तो मैं जब 140 का 60% निकालता हूं तो 140 इंटू 60/100। वही बात, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं,
84, 84 यही आता है ना, 6 चौके 24, 2 6 एकम 6 7 8 84। ठीक है जी, मतलब उसे अंक चाहिए 84, उसके पास अंक कितने हैं 56, और ये मुझे ऐसे पूछ रहा है कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे और कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो 56 प्रश्नों के तो उसने सही उत्तर दे दिए, 56 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। तो अब देखो 84 में से 56 घटा दो, 84 माइनस 56, 14 में से 6 गए तो 8, 7 में से 5 गए तो 2, 28 प्रश्नों के उसे और सही उत्तर देने पड़ेंगे, तब जाके उसके 60% अंक आएंगे। 28 प्रश्नों के उसे सही उत्तर और देने होंगे। अब देखो कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, ये तो मुझे पता चल गया कि 28 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, लेकिन 28 तो ऑप्शन में है नहीं, और 28 में से पूछा भी नहीं, उसने मुझे इसका परसेंट पूछा है। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत, अब 80 प्रश्न थे, देखो ध्यान से देखो 80 प्रश्न, 140 में से 80 प्रश्नों का ही हुआ है ये तो मोल तोल। बच गए कितने, अब बच गए कितने, 60 प्रश्न और बच गए ना। तो मतलब ये जो 60 प्रश्न बचे हैं, ये जो 60 प्रश्न बचे हैं, उनमें से उसे कितने प्रश्न करने होंगे 28। 60 प्रश्नों में से 28 प्रश्न ही करने पड़ेंगे ना ये वाले। अब इसको कर देता हूं मैं 100 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है परसेंट। तो मैं इसको तो इससे काट दूंगा, और 2 3 6, 2 5 10, और कुछ कट नहीं रहा है, 8 2 10, तो कितना हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं 3 से, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 8 5 40, ये हो गया 4, और 5 दूनी 10 14, 140/3। तो आपको पता है 140/3 भी कहीं प्रश्न में नहीं है। तो मैं अब इसको आगे सोल्व करने जाता हूं, तो कितना आएगा, 3 चौके 12 है, 3 छिके 18 है, 2 बच गए ऊपर, 3 आ गए नीचे। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 46 सही 2/3। और ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ना। तो मेरा आंसर आएगा ये, मेरा आंसर आएगा ये। अरे समझ आया आपको, कहीं कोई कन्फ्यूज़न। अब देखो वो चीज़ में जो आपको बता रहा था ना, उससे ये फ़ायदा हो गया, मैं इधर आता हूँ तो भी आपका ये क्वेश्चन मेरे से छुपता नहीं है। तो ये चीज़ मैं कवर करता हूँ, भले ही मैं दिख जाऊँ, मेरे को इतना दिख गया काफ़ी है आप लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। सवाल अगर नहीं समझ आया तो आप बोलो, बाकी सारी टेंशन मेरी और मेरी टीम की। आपकी टेंशन एक ही होनी चाहिए कि आपको सवाल समझ आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। एक चीज़, मैं यहाँ आप लोगों के लिए आता हूँ मेरे इतने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटे का टाइम निकाल के। क्यों? क्योंकि आप तक मुझे पहुँचानी होती है क्लासेस, और इस चीज़ को बहुत सीरियसली लो बेटा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑनलाइन आने का कोई भी प्लान नहीं था। समझो मेरी बात, मैं ऑनलाइन नहीं था। मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, जो मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। और ऑनलाइन भी ये यूट्यूब से मेरा कभी पाला पड़ा ही नहीं, इतना वक्त ही नहीं बचा कि मैं कभी यूट्यूब पे आऊँ और आप लोगों को पढ़ाऊँ। लेकिन मैंने अपने आप को चैलेंज किया और मैं ऑनलाइन आया आप लोगों के लिए। तो मेरे एफर्ट, मेरी मेहनत अगर आपको देख के ज़रा सा भी लगे कि इस चैनल को बहुत आगे लेके चलना है, तो आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मैं तो इस दुनिया से वाकिफ़ ही नहीं था ना। मुझे तो अब पता चला है कि यहाँ कितनी गंद मची हुई है, यहाँ कुछ भी पड़ा है, यहाँ बच्चों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, क्लास के बीच में एंटरटेनमेंट चलाया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए।
तो जहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, जहाँ आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जहाँ आपको सिर्फ पढ़ाई की ही बात बताई जाती है, सॉरी फॉर रिपीटिंग, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई की ही बातें बताई जा रही है, क्या उस प्लेटफॉर्म का हक नहीं बनता बहुत आगे तक जाने का? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर आप लोग क्लास नहीं भी लेते हो, अगर आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने बहुत टीचर्स देखे हैं, जो अब तक जिनको तैयारी करते हुए 2-3 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, या फिर कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा साल हो गए, वो भी एक बार ऐसे सोचो, वो भी दिमाग लगा के सोचो, जलन भावना को साइड में रख के एक बार सोचो, सिर्फ एक बार सोचो कि ऐसा प्लेटफॉर्म आगे नहीं जाना चाहिए। आप अपने पीछे की क्लासेस निकाल के देखो, आपको वहाँ पे पीछे की क्लासेस में जब से ये बैच शुरू हुआ है, उससे पहले तो बेसिक मैथ पढ़ाई है मैं मानता हूँ, मैंने अपने लेवल से नीचे जाके बेसिक मैथ पढ़ाई है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते थे तो आपको लगा होगा कि ये क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ का ध्यान में ना रखते हुए कि यार ये लोग अपनी इमेज डाउन करेंगे, ये लोग सोचेंगे तो बच्चों के टीचर हैं, तो बच्चों का टीचर होने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसलिए एक बैच आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो मेरी मेन भावनाओं को समझो, वो बच्चे भी समझो कि इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना है किन बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत है। आप लोग ही तो मुझे बोलते रहते हो सर किसी गरीब की हेल्प करो, सर किसी की हेल्प करोगे तो पता चलेगा, नोट्स फ्री में दो। तो कुछ फ्री में मिल रहा है उसकी कदर करो। जब मुझे लगेगा कि यहाँ जो कुछ भी मिल रहा है फ्री में उसकी कदर हो रही है, तभी तो मैं उन चीज़ों को और सस्ता करूँगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये थिंकिंग है, और मैं गलत नहीं हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उस चीज़ को लोग सस्ता समझ लेते हैं, और जो सस्ते में मिल जाती है उसको रियल में उतना ही सस्ता समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, अपने नोट्स भी बहुत महंगे हैं, और ये क्लास में जो कंटेंट है वो भी बहुत महंगा है। और ये जो मैंने आपका 3-4 मिनट ख़राब नहीं किया है, 3-4 मिनट आपका ख़राब नहीं किया है। अगर आप ये सोचते हो क्लास के बीच में ये आप क्या बोलने लग जाते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्लास की चिंता मुझे है, मैं लेके चलता हूँ। इस क्लास में ना आपको 10 क्वेश्चन फटाफट से सोल्व करवा के चला जाऊँगा, और उसके इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे उससे रिलेटेड। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप कर लोगे, मुझे पता है, चाहे एसएससी सीपीओ में आया हुआ हो, चाहे सीजीएल में आया हुआ हो, या फिर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में आए, है ना। तो अब आता हूँ मैं क्लास में वापस से अपने क्वेश्चन पे। मेरी बात पे गौर ज़रूर कर लेना, आप एक बार गौर ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भरा हुआ हूँ ऑनलाइन बच्चों से, मुझे बहुत शिकायतें हैं। शायद लोगों ने आपकी आदतें ख़राब करके रखी है, तो उन चीज़ों से ऊपर उठो और फोकस करो थोड़ा, है ना। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। कभी कभी ये अगर ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी कट भी जाए, वो क्या है ना, मैं जब क्लास देखता हूँ तब तो मैं देख लेता हूँ कि क्या कटा है क्या नहीं कटा है, लेकिन इस टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं होता। देखो आ जाओ, ये सब आप मैनेज करके चलो। हालांकि जो चीज़ भी मैं संभावनाएं जताता हूँ वो कभी रियल में वो चीज़ें मैं पहले से ध्यान रखता हूँ वो होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को रख के चलता हूँ कि वो नहीं कटा हुआ होगा। चलो आओ, मुद्दे की बात है ना। आ जाओ, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है। कोई प्रतियोगी है जिसको एक एग्जाम में 20% अंक प्राप्त हो रहा है और वो 30 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब वो बहुत लीचड़ आदमी है, बहुत लीचड़ आदमी है, 20% अंक ला के आ रहा है जी। ऐसे काम चलेगा? अपने क्वेश्चन अपने को और करने पड़ रहे हैं उसके चक्कर में, है ना। 20% अंक और 30 अंकों से असफल हो रहा है, मतलब अगर उसके 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, थोड़ा बहुत और पढ़ लेता तो ये पास हो जाता। चलो आगे। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। यह जो दूसरा प्रतियोगी है इसको 32% अंक तो होते हैं प्राप्त, और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिलते हैं। 42 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। देखो ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ ना, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अब दिमाग लगा लो कि अगर इसको 30 अंक और मिलते तो वो जो पासिंग मार्क थे
जो पासिंग मार्क थे कि इतने ही अंक आने चाहिए, इतने आते ही पास हो जाओगे, तो उसके बराबर हो जाता। और इसने जो 42 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए हैं, अगर वो नहीं आते तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर ही होता। तो इसमें से घटा दिए, इसमें मैंने जोड़ दिए। बस इसी तरीके से करोगे ये सवाल। अब आ जाओ आगे। उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत क्या होगा, मतलब कितने अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। वो अंक कैसे निकालूंगा मैं, वो अंक मैं ऐसे निकालूंगा कि परसेंट को एक साइड कर लो और जो अंक है उनको एक साइड कर लो। कैसे, देखो आओ, देखो जी, 20 को ले जाता हूं उधर और 42 को ले आता हूं इधर, तो 30 ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 और 3 7, इधर तो आ गए जी 72, और उधर जाके ये 20 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो इस इधर आ जाएगा 12%। 1% का मान क्या हो जाएगा जी, 1% का मान हो जाएगा 72/12, मतलब 12 चिघे 72, मतलब 6। बहुत मतलबी इंसान हूं ना मैं, बहुत मतलबी इंसान हूं ना, मतलब करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि आपको मतलब ही तो पता होना चाहिए इन चीज का कि 12% का ये है तो 1% का क्या होगा, ये दिमाग में चलना चाहिए आपके। मैथ तो है ही मतलबी सब्जेक्ट। जब 1% का मान 6 है, अब देख लो 20% का मान कितना हो जाएगा जी। अगर मेरे पास 1% का मान आ गया तो मैं 20% का पहले निकाल देता हूँ, तो इसका मान हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 दूनी 12 है, 120 है इसका मान, और 30 है और जुड़ रहे इसमें, तो ये हो गए 150। ये टोटल कितने हो गए 150, मतलब इसके अगर 150 अंक आते तो ये पास होता है। 150 अंक अगर आते हैं तो ये पास होता है। लेकिन इसने क्या मुझसे अंक पूछे हैं क्या, इसने मेरे से प्रतिशत पूछा है ना, इसने मेरे से प्रतिशत पूछा है। तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, इधर देखो, वापस से आओ, इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि 12 का मान है 72, तो एक ये जो एक इधर 72 की साइड में एक रख लूंगा, तो ये हो जाएगा 12/72। वही बात है, इधर अंक चाहिए होंगे तो इससे निकाल लेंगे, अगर परसेंट चाहिए होंगे तो वो इससे आसानी से निकलेगा। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया 12/72%, 12/72, तो ये तो कितना हो गया, एक यूनिट का मान 1/6%, एक यूनिट का मान 1/6% है। तो 42 यूनिट का कितना हो जाएगा जी, 42/6, 42/6 तो 42, तो इधर तो आ जाएगा 7। ये जो 7 है ये मैं 32 में से माइनस करता हूँ, 32% में से 7% में माइनस करता हूँ, तो कितना बचता है, मेरे हिसाब से बचता है 25। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 25। समझ गए खिचड़ी हुई क्या? देखो खिचड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। इधर अगर अपन से मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए इसमें, इसने तो सिर्फ परसेंट पूछा है, लेकिन मैंने इससे आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए। अगर ये ऐसे पूछता कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, तब तो मैं इधर वाले ये कॉन्सेप्ट करता। और अगर ये मेरे से ये पूछ रहा है कि पासिंग परसेंट कितने हैं, तो मैं इधर वाला कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो फिर से आ जाते हैं, फिर से शुरू से बता देता हूँ आपको ये सवाल, इतना तो देख लो। दोबारा से आओ, देखो इसी पेज में बताता हूँ, इसी पेज में बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और क्वेश्चन देखते देखते ही मैं कर लूँ इसको शुरू से, बिल्कुल शुरू से। ऐसा नहीं है कि मैं वहीं से आगे बताऊँगा, बिल्कुल शुरू से। आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में पढ़ लो आप, मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था। अब आओ, परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है, 20% अंक तो उसे प्राप्त होता है। ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लापरवाही कर जाओ। 30 अंकों से असफल हो जाता है, बराबर उसे दोबारा से दूसरा जो प्रतियोगी होता है, दूसरा जो प्रतियोगी होता है उसको 32% अंक मिलते हैं, और
अगर उसे 42 अंक नहीं मिलते तो उतने ही अंक के बराबर होता जितना उत्तीर्णांक होता है। ये आपको निकालना आता है। ये पास इक्वल टू पास हो गया, ठीक है जी। अब इसको मैं कर देता हूँ पक्षांतरण, जो मैंने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। आ जाओ भैया, ये परसेंट है इधर, ये कन्फ्यूज़न मत कर देना। तो इसको तो ले आता हूँ मैं इधर, तो ये तो हो जाएगा 72 इक्वल टू ये चला जाएगा उधर, तो ये बच जाएगा 12%, ठीक है जी। अगर 12% का मतलब होता है 72, तो 1 का मतलब हो जाएगा 12/72%, और 12/72% का मतलब क्या होता है, 12 छिगे 72, तो 1/6%, ठीक है। एक अंक 1/6% के बराबर है। अगर एक अंक 1/6% के बराबर है, तो ये वाले जो 42 अंक हैं वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे जी? 1/6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 42 से, ठीक है जी। 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएंगे 7% के बराबर। मतलब यानी कि 32% में से कितने परसेंट माइनस हो रहे हैं? 32% में से कितने परसेंट माइनस हो रहे हैं? 7%। और जब 32 में से 7% माइनस हो जाएंगे तो बेचारे के पास कितने बचेंगे? 25%। मतलब यानी इट मीन्स 25% उत्तीर्णांक हैं। अगर ये बांगड़ू 20% की जगह 25% ले आता, ये बांगड़ू इधर वाला 20% की जगह 25 ले आता, तो पास नहीं हो जाता। पता ही नहीं था। इतनी कैलकुलेशन कौन करे? इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? जिसके नंबर ही 20% आ रहे हैं, और उससे तो उम्मीद भी क्या करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे, खींच ली फोटो, चल लो अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ फिर। एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम देना समझदारी नहीं होती ना। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, सही बात है। 25 अंकों से फेल हो जाता है, मैं इसको कर देता हूँ पास। अगर 25 और आते तो ये हो जाता पास। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक है। 40% प्राप्त करता है, 25% अधिक है, मतलब इसको यहाँ माइनस प्लस करने से फायदा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नीचे लिख देता हूँ, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। देखना, ये तो हो गया 40%, ठीक है जी। रेशियो क्या है? इसने दिया है, ये जो 25% अधिक दिया है ना, इसने हमें रेशियो दे दिया, इसलिए मैं इसको रेशियो मेथड से कर रहा हूँ। और ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज एग्जाम बेस्ड, इसमें रेशियो मेथड भी काम आएगा, ठीक है जी। इसमें और कौन सा मेथड काम आएगा? इसमें एवरेज भी काम आएगा, ठीक है जी। रेशियो, एवरेज और एक आधा मेथड कोई काम आ गया तो वो मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो रेशियो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, और काटने पीटने वाला चल ही रहा है। कहीं कोई दिक्कत आपको आ भी नहीं रही, ठीक है जी, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। तो फिर आ जाओ वापस सवाल पे। तो रेशियो क्या होगा? 25% अधिक है, तो 25% अधिक है ये वाला। अगर न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क अगर जब हम परसेंटेज से देखते हैं ना, तो परसेंटेज में हम ये देखते हैं कि 100% ही मानते हैं किसी चीज़ को। अगर मान रहे हैं तो 100 मानते हैं। तो अगर मैं न्यूनतम परसेंट को 100 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 100 से 125। अब इसको काटने चलता हूँ मैं, इसको काटने चलता हूँ, तो ये 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ऐसे हो गया। उसके बाद ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कट गया। अब कितना? 8 चौके 32, तो इधर तो आ जाएगा, एक साइड तो आ जाएगा 32%। बराबर किसके होगा? 30% प्लस 25 के। बराबर किसके हो जाएगा? 30% प्लस 25 के। अब आओ क्वेश्चन पे।
अब देखो 30% प्लस 25 के ये बराबर हो गया। उसके बाद अब एक बात बताओ, आगे कुछ करने में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? देखो 25 को एक साइड रख लेता हूँ, यही तो सिखाया आपको। 30 आ जाएगा इधर तो ये तो हो जाएगा 32, तो 32% बराबर ये हो जाएगा 2। 32 में से 30 गया तो 2%, और इधर बच जाएगा कितना? 25। अगर 2% का मान है 25, अगर 2% का मान है 25, तो इधर तो हो जाएगा, मैं कर दूं कितने? 50 से मल्टीप्लाई, और इधर भी 50 से मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर 50 से मल्टीप्लाई ये क्या बला ले आए? देखो साथ साथ चलोगे तो सारी चीज़ें बताते चलूँगा, और अगर सीधा आके यहीं ज्वाइन करोगे तब तो कैसे बताऊँगा? पिछली क्लासें लेते आ रहे हो तब आपको यहाँ ऑकवर्ड लगेगा नहीं। समझ रहे हो मैथ कैसे पढ़ी जाती है, पता है ना? मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे 100% का मतलब पता चल जाए यार। तो 50 दूनी 100, इधर भी 50 से कर दूं, इधर भी 50 से कर दूं, क्या दिक्कत आ रही है? तो इधर 50 से करूंगा 125 और 0, तो 1250। तो न्यूनतम परसेंट कितने माने थे हमने? 100 ही तो माने थे यहाँ। अगर न्यूनतम कितने हो जाएंगे? 1250। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस एक इतनी सी चीज है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ नहीं समझ आया? फिर से बताऊं, देखो 30%, देखो 30% प्लस 25, वो पास करने के लिए मैंने उसे किया। इसने मुझे क्वेश्चन में, इसने मेरे साथ छेड़खानी की, इसने मुझे क्वेश्चन में बोला कि 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब ये बात कर रहा है रेशियो में। अगर 100 है तो 100 से ये कर रहा है 125, और 100 से 125 कर रहा है, तो मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूं। इसका रेशियो इसके लिए, इसके अनुपात में, सॉरी रेशियो अनुपात एक ही होता है, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं और इन दोनों का रेशियो मैं लिख रहा हूं सामने, और फिर मैं काटा पीटी करता करता यहां तक पहुंचता हूं। 2% बराबर 25%, 2% का मान है 25, तो 100% का मान मुझे निकालना है, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 50 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लेता हूं 1250। अपना एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं, कर रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या पता आगे चल के लेवल, मुझे भी नहीं पता आगे चल के लेवल बढ़ता जाता है, ये तो मुझे पता है इतना तो, लेकिन मुझे नहीं पता कितना लेवल बढ़ेगा। वो तो क्वेश्चन सामने आएगा स्क्रीन पे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलते हैं। फिर आया है मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे याद नहीं है, ये मेरे पास सामने लिखा हुआ है तो मैं पढ़ देता हूं। मैं भी शायर बनने की कोशिश करता हूं, है ना। आप इसका मेन चीज ये है कि आपको इसका भावार्थ समझ आना चाहिए। क्या है मंजिलें, रास्ता क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि मंजिल है, सीजीएल क्लियर करनी है, क्या है कर लेंगे। रास्ता इतना हार्ड है, इतना पढ़ना पड़ेगा, क्या है पढ़ लेंगे। अरे हौसला है तो फासला तय कर लेंगे। अगर हौसला है तो मंजिल भी मिल जाएगी, रास्ता भी तय हो जाएगा, और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। ये कहना चाहता है। मैं तो भाई मैथ की तरह इसको समझा सकता हूँ। मैथ में जैसे आपको क्वेश्चन समझाता हूँ मतलब निकाल के, मतलबी बन के, वैसे इसका मतलब समझा सकता हूँ। शायर मैं हूँ नहीं, नाच के मैं कुछ आपको बता सकता नहीं, गा के आपको कुछ बता नहीं सकता। इसी के साथ चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। बहुत बोरिंग टीचर है ना, बहुत बोरिंग टीचर है। समझोगे जिस दिन मैच्योर हो जाओगे उस दिन समझोगे काम की बात काम की ही होती है। इधर उधर की बातें बेटा पता है यही रह जाती है। आगे चल के जब आप इन मस्तियों को, जो छोटी छोटी चीज़ों में आपको मज़े दिख रहे हैं ना, उन चीज़ों को जब याद करो तो आपको उन चीज़ों का मज़ा आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उन चीज़ों से आपको गिल्टी फील हो कि उस वक्त जब वो क्लास देख रहे थे तो ये सवाल पढ़ लेना चाहिए था।
कहीं ऐसी गिल्टी फील ना हो। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो करोगे प्रैक्टिस के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था आपको इस क्वेश्चन पे जाने से पहले, कि जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल, आज हो आप, मुझे नहीं पता, अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने 12th कर ली होगी, कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली होगी। कमेंट करना अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हो तो। कुछ ने 12th की है, कुछ ने ग्रेजुएशन कर ली। अब देखो, अब आपका टाइम क्या है? अब आपका टाइम है पढ़ने का, अब आपका टाइम है जल्दी से पढ़ के जॉब लगने का। तो कल को अगर आप ये वक्त के बारे में सोचो, मस्ती भले आपने बहुत कम कर ली, लेकिन जब इस वक्त के बारे में सोचो तो आपको ये सोच के प्राउड फील होना चाहिए कि उस वक्त में बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छा लगा। चाहे छोटे छोटे मज़े लिए हो, लेकिन आपने अगर इस लाइफ में इस टाइम पे ऐसी मस्तियाँ कर ली कि पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, यूट्यूब को बंद करके आपका इनकॉग्निटो मोड चल रहा है, तो अभी तो चरम सुख की प्राप्ति होगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब 1 साल बाद बाकी बच्चे सिलेक्शन ले चुके होंगे, या फिर आपकी नीड्स इतनी बढ़ चुकी होंगी कि उस वक्त आप ये चीज़ें याद करोगे, ये मस्तियाँ याद करोगे, तो आपको गिल्टी फील होगी। तो कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच के गिल्ट महसूस करो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लास लेते लेते बीच में आपको समझा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बात कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं, तो मैं आपको सॉरी ये कहना चाहता हूँ, मुंह पे कहना चाहता हूँ कि आप ये क्लास छोड़ के जा सकते हो। जिनको सिर्फ स्टडी चाहिए, जिनको एकदम काम की बातें चाहिए होंगी, ये बैच उन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर चीज़ में जज बनते हैं, जो हर चीज़ में अपना ज्ञान पेलते हैं सामने से, जो टीचर को टीचर नहीं समझते, जो सामने से आपको कुछ बात बता रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है, उन बातों को ही नहीं समझते। तो उन ऐसे बोझ को लेके मैं ढोऊंगा कब तक यार? मैं उनको कब तक सेटिस्फाई कर पाऊंगा? समझो इस बात को। और मैं अपने मुंह पे एक्सप्रेशन लेके कहाँ से आऊँ, कहाँ से एक्सप्रेशन लाऊं? फेक एक्सप्रेशन कैसे लेके आ जाऊं? जब आप सामने से कमेंट करोगे, सामने से कोई चीज़ें बोलोगे, तभी तो मैं एक्सप्रेशन लेके आ पाऊंगा, तभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, तभी मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा। पता चला मैं यहाँ आपको लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट सामने एक भी नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो रेगुलर क्लासेज लेते हों, जिनको इन चीज़ों का मोल पता हो, जिनको पता हो कि ये जो क्वेश्चन हो रहा है स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन आपके काम की चीज़ है। ये कोई रील नहीं चल रही, यहाँ पे कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आलतू फालतू नहीं है। यहाँ पे अगर शॉर्ट में भी आपको कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ काम की चीज़ मिलेगी। समझे मेरी बात को? चलूँ इसी बात के साथ अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत पहले से है, जिसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा होगा वो इतनी देर से बेचारा क्वेश्चन ही पढ़ रहा होगा, और जिसको मेरी बात समझ आई है उसने अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तो माफ़ किया उसको, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। उसके लिए अलग से टाइम दे देता हूँ मैं आपको। आ जाओ। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 22 अंक अधिक मिले। क्वेश्चन पढ़ो कि कोई विद्यार्थी है, साइड हट के पढ़वा देता हूँ। कोई विद्यार्थी है, उसको फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 22 अंक अधिक मिले। उसे जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है। उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले? फ्रेंच में कितने अंक मिले? देखो, ध्यान से देखो। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 22 अंक मिले। छोड़ो इस लाइन को। उसे जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। योग का 28% है। अरे जब योग का 28% है
तो क्या ये ऐसा है क्या? ये तो है जर्मन, ठीक है, और यहाँ है जर्मन प्लस फ्रेंच। योग का 28%, योग का 28% है और योग है माना ये 100। तो ये क्या रेशियो निकल रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था रेशियो? क्या ये वो रेशियो की तरह से क्वेश्चन हो रहा है? अगर रेशियो की तरह से क्वेश्चन हो रहा है तो काटा पिटी कर दो, काटा पिटी कर दो। कैसे? देखो कितने से कटेगा? 4 से, 4 से कटेगा। देखो 28, 4 दूनी 8, 7/25। मतलब अगर j का मान 7 है, j का मान 7 है तो j प्लस f का मान 25 है। j का मान तो मुझे पता है 7 है, तो 7 प्लस f बराबर 25। तो f का मान कितना आ जाएगा? 25 माइनस 7। 25 में से 5 गए तो 20, 20 में से 2 गए तो 18। f का मान आ गया 18। समझ रहे हो मेरी बात? यह स्टेप आपके दिमाग में होनी चाहिए, इतनी स्टेप आपके दिमाग में आनी चाहिए। जर्मन का आपको पता चल गया 7, फ्रेंच का आपको पता चल गया 18। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी बात सुन लो पहले। उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले? किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 22 अंक अधिक मिले। 22 अंक, ये तो रेशियो है, 7:18 है ना, 7:18 है दोनों का, है 7:18 है दोनों का। फ्रेंच में कितने अंक मिले? दोनों का रेशियो तो आ गया मेरे पास 7:18। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 11 का। और उसने मुझे बताया है ये जो डिफरेंस है 11 यूनिट का, ये जो डिफरेंस है 11 यूनिट का, वो कितने के बराबर है? 22 अंकों के। अगर 11 यूनिट का मान 22 है, 11 यूनिट का मान है 22, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2। 22/11, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2। अगर 1 यूनिट का मान आ गया 2, तो 7 यूनिट का भी मुझे पता चल जाएगा और 8 यूनिट का भी, 18 यूनिट का भी मुझे पता चल जाएगा। उसने मुझसे फ्रेंच के लिए पूछा है ना, तो मतलब 18 यूनिट का पूछा है, तो 18 को मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36। ये रहा मेरा ऑप्शन। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब समझाते समझाते आपको बताता हूँ एक एक स्टेप। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताई, आप ये स्टेप समझे होंगे पहले, फिर आप ये स्टेप समझे होंगे, फिर आप ये स्टेप समझे होंगे, उसके बाद ये वाली स्टेप आपको समझ आई होगी। समझे मेरी बात को? ये मैंने जब आपको स्टेप बता दी तो आपका हक बनता है कि आप मुझसे कहो कि ये सारा सवाल सर एक सांस में बताओ। एक सांस में बताऊं तो फिर चलो वापस से फटाफट से चलो इसी सवाल पे। बहुत वक्त है अपने पास बहुत वक्त है करने के लिए, लेकिन वो तभी है जब आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, जब आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो। चलो आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे, फटाक से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन की तुलना में 22 अंक अधिक मिले। उसे जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग के 28% है। कौन से? जर्मन में मिले अंक। तो जर्मन को मैं प्रेजेंट करता हूं जे से, फ्रेंच को प्रेजेंट करता हूं मैं एफ से। कंफ्यूज नहीं होना, जर्मन जे, फ्रेंच एफ। ठीक है जी। तो जो जर्मन वाले अंक हैं और जो जर्मन प्लस फ्रेंच वाले अंक हैं, उनका रेशियो क्या होगा? 28/100, क्योंकि 28% अधिक है। योग का 28% ये है, 28% अधिक नहीं है, योग का 28% है। योग का 28% है, मतलब 28/100। अब इसको काटने चलते हैं, इसको काटते हैं तो 4 7 28 और यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, ये 25, 7/25। तो जे जर्मन का मान आ जाता है मेरे पास 7 यूनिट और फ्रेंच का मान आ जाता है मेरे पास 25 यूनिट। फ्रेंच का नहीं, फ्रेंच प्लस जर्मन का।
फ्रेंच प्लस जर्मन 25 है, जर्मन 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस f बराबर 25, तो f बराबर 28, f बराबर 18, f बराबर 18। ठीक है जी, f बराबर 18 आ गया। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ देख देता हूँ मैं, 7:18। 7:18, दोनों में अंतर कितने का आ गया, 11 का। दोनों में जो अंतर है वो मुझे क्वेश्चन में बताया 22 का है, तो 11 यूनिट का मान, 11 यूनिट का मान है 22। जब 11 यूनिट का मान है 22, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी, 2। अब 1 यूनिट का मान है 2 और इसका मान है कितने यूनिट, 18 यूनिट फ्रेंच का मान, और फ्रेंच में ही कितने अंक मिले मुझसे पूछा है, तो 18 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 36। ये लो एक सांस में, इसलिए क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन का फोटो खींचो तो आपको क्लियर समझ आ सके, जब आप इस क्वेश्चन का फोटो खींचो तो आपको क्लियर समझ आ सके कि इस क्वेश्चन में था क्या। ठीक है जी, बहुत लंबी तो नहीं हो रही क्लास, क्या आपका दिमाग तो नहीं फट रहा, क्या आपका दिमाग तो नहीं फट रहा। इतना ही तो हार्ड नहीं है क्लास, इतनी तो बोरिंग नहीं है आज की क्लास, इतनी तो बोरिंग नहीं है। एक सेकेंड, इतनी भी बोरिंग नहीं है। चलूं आगे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, विकास ने एक परीक्षा में 42 अंक प्राप्त किए, 42 अंक प्राप्त किए, तो ये तो रहे इसके 42 अंक पकड़। ठीक है जी, 2% से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 2% और ले आता बांगड़ू तो पास हो जाता। ठीक है जी, अनुत्तीर्ण हुआ था तो सुमित ने समान परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किए। ये जा सुमित, इसने 36% अंक तो प्राप्त कर लिए, ये इसने कौन से बड़ा काम कर दिया, 9 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, 9 अंक और नहीं लेके आता तो क्या हो जाता। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ वापिस, कुल अंकों के 80% तक पहुंचने के लिए विकास को अक्स, और ये आगे जो भी बोल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज पूछ रहा है, कुल अंक, उसी का तो निकालूंगा 80%, तो पहले मैं ऐसे सोचूं कुल अंक कितने होंगे। आ जाओ फिर क्वेश्चन पे, कुल अंक कितने होंगे। ये तो चला जाएगा उधर, तो इधर तो आ जाएगा कितना 34%, और ये आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा 51। 34% का मान क्या है, 51, यानी कि 51 है, और 34% का मान 51 है, तो कुछ देखो देखो किसी से कट रहा है क्या, 34 और 51 17 से कट रहा है ना, 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 2:3 आ रहा है, 2% बराबर 3 आ रहा है, सॉरी 2% बराबर 3 आ रहा है। अब देखो टोटल कितना होता है, 100% होता है ना टोटल। अरे बेटा अगर टोटल 100% होता है तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100% हो जाएगा ना, और ये 100% हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 150। मतलब टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक हैं 150। अब टोटल अंक इसको लेके आने हैं, 42 अंक ये लेके आ गया। ठीक है, 42 ही लाया है ना, 42 ही लाया है ना, बोला है ना अगले ने कि 2% तो कम लाया है न्यूनतम मार्क से, लेकिन लाया 42 ही है। तो इसको कितने और लाने होंगे इसके 80% तक पहुंचने के लिए। तो इसका 80% क्या होता है, इसका 80% होता है 80/100 गुणा 150, ये इसका 80% है। चलो ये दोनों से ये एक कट गया, ये दिमाग में कैलकुलेशन करने वाली है। 120 मतलब इसको लाने होंगे 120 नंबर और, 120 नंबर और लाएगा तो ये ले आएगा कितने, एक इसका 80% ले आएगा, इसका 80%,
क्वेश्चन में घुमाया है कुल अंकों के 80% तक पहुंचने के लिए। तो इसका 80% लाने के लिए उसको 120 नंबर और लाने पड़ेंगे, नहीं ना? ये तो अभी इसका 80% ही आया है, मतलब इसने 42 तो ले आया। ये फिर से आओ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से आओ, देखो यहाँ आओ, ये तो आपको समझ आया, ठीक है। 42 + 3, ये तो मैंने दोनों को पास कर दिया। देखो फिर से आओ, फिर से एक बार नजरें गड़ा लो। इधर मैथ है ना, ऐसे एकदम से आपको नहीं समझ आएगी, मुझे भी पता है। फिर से आ जाओ, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, आ जाओ। देखो पासिंग वाला ये तो खेल लिया, ये तो पिछले क्वेश्चन में खेलते आ रहे। इससे मेरे पास आ रहा है 34% का मान 51, 34% का मान 51 आ रहा है, तो 2% का मान आ रहा है 3 काटने पे। अगर 2 का मान 3 आ रहा है तो 100% में बनाऊंगा, तो ये तो 100% का मान आ गया मेरे पास कितना, 150। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में मुझे ऐसे बोल रहा है कि टोटल अंकों के 80% तक पहुँचना है, तो मुझे टोटल अंकों का 80% भी तो पता होना चाहिए। तो टोटल अंक है 150, इसका 80% में निकालता हूँ, तो 80/100 गुणा 150, यही है। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, 2 0 से 2 0 काट रहे हो आप, तो 15 × 120, 15 × 120, मतलब उससे नंबर कितने लेके आने हैं, नंबर लाने हैं 120। किसको, इसको, फर्स्ट वाले को, और इसको भी 120 लाने हैं। समझे मेरी बात? इसको भी 120 लाने हैं और इसको भी 120 लाने हैं। तो इसको जो भी 120 में 120 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए होंगे, 120 में से 42 घटा दूं, 120 में से 42 घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो 120 में से जब 42 घटाता हूं मैं, तो 10 में से 2 गए तो 8, और 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 4 गए तो 7, तो इसको तो चाहिए होंगे 78। तो ये तो हो गई अक्स की वैल्यू, अक्स की वैल्यू हो गई 78, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए होंगे, इसने 36% अंक लाए हैं, 36% लाया है ये, किसका, 150 का 36% लेके आया ये, 150 का 36%। तो आपको पहले इस 150 का 36% निकालना है। देखो बहुत स्टेप्स हो गई, कंफ्यूज मत हो, मैं इस क्वेश्चन पे ही छोड़ दूंगा आपको, घबराओ मत। ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये लंबा हो रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समझने में ही लंबा है ये क्वेश्चन, सिर्फ समझने में ही लंबा है। एक सेकेंड, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा या फिर दिख भी रहा होगा, मैं फिर भी एहतियात के तौर पे कर देता हूँ थोड़ी। देखो अब इसका निकाल लोगे क्या, 36%, तो 150 का 36% निकालो पहले। तो 150 का 36% निकाल डाला मैंने, 1 0 से 1 0 काट दूंगा मैं, और 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 1 कम 2, 18 दूनी 36, 18 3 54, मतलब इसने 54% लेके आया है। ये 54% लेके आया है। तो इधर 78 में से मैं कितना घटा दूंगा, 54, इसमें से 120 में से, तो 120 में से घटा दो 54 को, तो 10 में से 4 गए तो 6, 11 में से 5 गए तो 66। इसको कितने लाने होंगे, 66, तो ये 66 इसमें ऐड हो जाएगी। 78 और 66 कितने होते हैं, 78 और 66, 66 और 78 को जोड़ दो यार, 8 और 6 14, तो ये 14 इसी में आ रहा है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या समझे, क्या समझे इस सवाल से कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा है। फिर से बताऊं इसको, चलो अगर जिसको समझ आ गया वो क्लास को यहीं ख़त्म कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेके ये लो। अगर किसी को समझ आ गया है तो वो तो समझ गया, लेकिन कोई ऐसा बालक या बालिका जिसको नहीं समझ आया, उसके लिए मैं फिर से समझाऊंगा। फिर से देखो, पीछे जाके आप देख सकते हो, मैं मानता हूँ पीछे जाके आप देख सकते हो पॉज करके, या फिर आप पीछे ले जाके ऐसे करके पीछे आप देख सकते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर से जो बताने का मज़ा है
वो अलग ही होता है। और फिर से बताया हुआ अगर आप समझ रहे हो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार फ़ोटो खींच लो, जिसको समझ आ गया वो। फिर चलता हूँ मैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, आप देख रहे होंगे कि यार ये क्या दोबारा दोबारा बता रहे हैं। अरे जिनको नहीं समझ आता ना उनसे पूछो एक बार कि ये जो दोबारा बताने वाला मज़ा है वो कहीं मिलेगा। देखो फिर से आ जाओ, कोशिश रहेगी कि मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्पेस ना दूँ, ठीक है। 42 अंक प्राप्त किए, 2% से अनुत्तीर्ण हो गया। 42 अंक उसको मिले और 2% और ले आता तो बांगड़ू पास हो जाता। अब उधर क्या है, 36% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से उत्तीर्ण हुए। तो 36% इसने प्राप्त किए हैं, 9 अंक नहीं भी लाता तो कोई बात नहीं थी। अब इससे मेरे पास क्या आया कि 42 और 36 इधर चला गया तो इधर तो बच गया कितना, 34। ये स्पेस क्यों देना, इधर बच गया 34 और इधर बच गया कितना, 51। 17 दूनी 34, 17 51, 2% का मान इधर मेरे पास आया कितना, 3। इतना तो सब समझ गए। 2% का मान मेरे पास आया 3। अब आगे देखो, जब 2% का मान 3 आ सकता है तो 100% का कितना आएगा। तो मुझे इसको करना होगा 50 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100% और 100% का मान आ गया 150, क्योंकि मैं इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, 150। अब ये ऐसे बोल रहा है कि टोटल मार्क्स का लेके आना है 80%, टोटल मार्क्स का 80% लेके आना है। तो टोटल मार्क्स है 150 और 150 का 80% जब मैं निकालने चलता हूं तो मुझे 80/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब मैं ऐसे करता हूं तो मेरे पास उत्तर आता है यहाँ कितना, इसका 80% कितना आता है मेरे पास, 120। मतलब अंक लेके आने हैं 120 इनको। इसने 42 प्राप्त किए, इसको 120 चाहिए। अगर इसने 42 प्राप्त किए, 120 चाहिए, तो कितने का अंतर हो गया बीच में, 78 का, 78 का। तो अक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई, 78। क्वेश्चन में बोला है ना कि विकास को अक्स अंक अधिक और सुमित को वाई अंक अधिक लेके आने हैं। सुमित को वाई अंक अधिक लेके आने, इसको मैं दोनों का अलग अलग नाम है। अब इधर वाला देखो, इसने 36% अंक प्राप्त कर लिए। 36% का तो आपको पता होना चाहिए ना कि 36% का मान कितना होता है। तो 36% का मान आप 120 का 36% निकाल लो। 120 का 36% होता है, 120 का नहीं सॉरी 150 का 36%। ये 150 का 36% है। तो 150 का 36% आप जब निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, देख लो फिर से, 150 का 36%, ये ऐसे निकालोगे, इससे ये काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 18, 18 54। तो इसने कितना होगा, इसको कितने अंक मिले हैं, 36% का मान क्या है, 36% का मान है 54। अब इसने 54 अंक तो प्राप्त कर रखे हैं, 54 अंक तो प्राप्त कर रखे हैं, लेकिन इसको लाने कितने हैं, 150। तो दोनों में अंतर इधर देख लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। दोनों में अंतर देख लो, 120 में से 54 गए तो 120 में से 54 गए तो कितने आएंगे, 120। तो 10 में से 4 गए तो 6 और 11 में से 5 गए तो 6। सही बात, 11 में से 5 घटा दोगे तो 6 ही आएगा। मतलब 66। अक्स की वैल्यू है 78, वाई की वैल्यू है 66। दोनों को कर दो ऐड, दोनों को ऐड करोगे तो 8 और 6 14, 144। तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 144। इतना ही ऐड करना पड़ेगा, 8 और 6 को जोड़ दो 4 आएगा। 4 किसी में इकाई का अंक है नहीं, तो बस आंसर हो गया मेरा 144। और ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो गई। तो मेरे हिसाब से मैं टारगेट तो लेके चला था 10 क्वेश्चन का, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा आपके लिए, इतना काफ़ी होगा इस क्लास में आपके लिए। ये करके आओ, क्योंकि क्वेश्चन और भी है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन इतने ही नहीं है, और भी हैं। सॉरी, तो हम करेंगे फिर यो अगली क्लास में कंटिन्यू।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।